कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। केंद्र की मोदी सरकार अब वक्फ कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है और इन संशोधनों का उद्देश्य है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना। सरकार ने वक्फ कानून में 40 बदलावों के प्रस्तावों को रखा है। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है और साथ ही वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित की जाएंगी। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव है और इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड बगैर सत्यापन जमीन नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड गठन को लेकर भी प्रस्ताव है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड पर आखिर विवाद क्यों है। इस विवाद को भी आप गौर से समझ लीजिए। आरोप है कि ताकतवर लोगों का बोर्ड पर कब्जा हो गया है। संपत्ति कब्जे में अतिक्रमण, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित है। तलाकशुदा महिला और उसके बच्चे को अधिकार नहीं मिल रहा। केंद्र राज्य सरकार, अदालतें भी वक्फ बोर्ड के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है संपत्ति का इस्तेमाल। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की मनमानी, अब कानूनी लगाम की तैयारी। 2013 में आपने किया लास्ट अमेंडमेंट, तो कांग्रेस ने 2013 में किया। ये उसी का तो झेल रही है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता। जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था उसमें इतनी शक्तियां दे दी उन्होंने वक्फ बोर्डों को कि वहां पर किसी को न्याय नहीं मिला और महिलाओं को कहीं कोई हक नहीं दिया। उनमें हमारी बहनों को वंचित कर दिया। वक्फ की संपत्ति पर सवाल, नियम में बदलाव पर बवाल। मुसलमानों की कितनी हितैषी है केंद्र और यूपी की सरकार और तमाम सरकारें बीजेपी की, इसकी से छिपावा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका मकसद जो है इन वर्गों को कमजोर करना हो सकता है, ताकतवर करना नहीं हो सकता। कभी ये हम अच्छी तरह जानते हैं। मौलाना की अपील, बिल के खिलाफ दिखाएं बगावती तकरीर। मुसलमानों अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाजत दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। ओवैसी का वार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ सरकार। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। एसपी कांग्रेस का बयान, हट धर्मी के खिलाफ हो विरोध प्रदर्शन। हम लोगों से बात करने के पहले जो उनके दल में जिनके बूते ये सरकार खड़ी है जिन पायों पर, पहले उनसे तो बात कर ले। इनको मुस्लिम समाज के दानिशवर लोगों से करके बैठक करनी चाहिए और उसके बाद में जो संशोधन जरूरी है उनको करना चाहिए। हट धर्मी नहीं चलनी चाहिए और अगर ये जबरदस्ती इस टाइप की कोई करेंगे तो यकीनन हम इनकी मुखालफत करेंगे। और डिबेट पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कैसे वक्फ कानून का दुरुपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में ताजमहल का जिक्र किया गया है। एक पहला मामला आपको बताते हैं। 2018 में ताजमहल को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। 2018 में यह याचिका दी गई। याचिका में ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की अपील की गई। ध्यान से सुनिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शाहजहां से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज लाइए। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, आप इसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो कोई साइन डॉक्यूमेंट लाइए। तो बोर्ड ने दलील दी, वक्फ बोर्ड ने, कि ताजमहल का स्वामित्व सर्वशक्तिमान के पास है। ये वक्फ बोर्ड की दलील है सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट जो कि तथ्यों, सबूतों, गवाहों के आधार पर चलता है। कोई दस्तावेज ना होने के बावजूद बोर्ड ने ताजमहल पर अधिकार को मांगा। कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ इसलिए कि यह स्मारक सर्वशक्तिमान का था, इसीलिए संपत्ति का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया जाए। यह तो एक मामला है। अब चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। वो दूसरा उदाहरण भी उत्तर प्रदेश का है।
लखनऊ में एक शिवालय की संपत्ति रजिस्टर हुई। ठीक है, एक शिवालय की संपत्ति थी, लखनऊ से मामला सामने आया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर इसको रजिस्टर किया गया। सन 1862 में शिवालय को राज्य के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 1862 में राज्य के रिकॉर्ड में दर्ज है शिवालय। शिवालय पर दावा करने वाला शिया वक्फ बोर्ड 1908 में अस्तित्व में आया, यानी कि शिवालय के राज्य के रिकॉर्ड में दर्ज होने के भी कई दशकों बाद। आप समझ रहे हैं? लेकिन हैरानी की बात देखिए, जो शिया वक्फ बोर्ड 1862 के शिवालय पर दावा कर रहा है, वो खुद 1908 में अस्तित्व में आया है। यानी कि 46 साल पहले संपत्ति पर भी शिया वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, पूरी तरह से कॉमेडी है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आनंद दुबे जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर कासिम रसूल जी हैं प्रवक्ता AIMPLB, फरत अली साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, डॉक्टर DP शास्त्री हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत आनंद दुबे जी आपसे करते हैं। वक्फ की संपत्ति या वक्फ के अधिकार को जो लिमिट करने की बात हो रही है, उसके पीछे आप लोगों की भी अपनी दलीलें हैं कि भाई इससे कुछ ताकतवर लोगों का कब्जा हो गया है, अतिक्रमण, जबरन कब्जे, महिलाओं को अधिकार नहीं है, तलाकशुदा महिलाओं, उनके बच्चों को अधिकार नहीं है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्टैंड लिया है कि अधिकार सीमित किए गए तो फिर विरोध होगा। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी सुधार के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का मामला हो, या किसी भी तरह के सुधार की बात, या मदरसों के आधुनिकीकरण की बात, हमेशा विरोध किया। देखिए, ये जो वक्फ है ना, ये एक तरह से मजहबी जिम्मेदारी है, जिसको तुष्टीकरण के छतरी के नीचे कांग्रेस ने पनपाया है। ये एक तरह का लैंड जिहाद है और इससे मुसलमान भी पीड़ित हैं। कई मुस्लिमों की भी संपत्तियों को हड़पने का काम वक्फ के जरिए किया गया। आप खुद सोचिए कि आजादी के बाद से लेकर 2009 तक वक्फ की जो जमीन थी वो 4 लाख एकड़ थी और 13 साल में वो बढ़ के 9 लाख एकड़ के आसपास पहुंच गई। कैसे पहुंच रही है? और यानी आप कहना चाहते हैं तो आज तक मुझे कब्जा, अतिक्रमण धड़ल्ले से हुआ है जी। दूसरी चीज, मुस्लिम महिलाओं को इसमें किसी तरह की कोई समावेशित नहीं किया गया है। और एक चीज आस्था जी, ये असंवैधानिक है। धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे आप किसी धार्मिक बोर्ड को इतनी इजाजत दे देते हैं कि सिर्फ सोच लेने से वो संपत्ति किसी की हो जाए? और दूसरी तरफ आप 1991 में पीपल ऑफ वर्शिप एक्ट बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि 1947 से पहले जिन मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, उनको आप वापस नहीं मांग सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। और 1995 में आप वक्फ बोर्ड को कहते हैं कि आप किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर की जमीन हो, चाहे हिंदुओं के प्रार्थना स्थल हो। ठीक है, क्या है? ठीक है। ये डबल अशोक यादव जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अशोक यादव जी, जो दलीलें दी गई हैं, वक्फ बोर्ड है, कोई दस्तावेज, कोई सिग्नेचर डॉक्यूमेंट कुछ तो चाहिए होंगे, या फिर जो पसंद आ गई उस पर जाकर के रुमाल रख दिया और कहा कि ये वक्फ बोर्ड की हुई जी, फलाने फलाने सन में एक शक्तिमान थे जिन्होंने यहां पर अपना डेरा जमाया था, तो आज इस हिसाब से ये हमारी हुई। कोई नियम कायदे होने चाहिए। देखिए, हाँ, ये 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद और डिबेकल कह सकते हैं, बड़ी पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी कांवड़ यात्रा, उसके बाद नजूर लैंड, उसके बाद वक्फ लैंड, उसके बाद अब देखिए इस तरह का बहुत सारी चीजें आपको देखने सुनने को मिलेगी। इसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में बोलना, जो 22 आरोपी में 2 एक नाम चिन्हित करके एक यादव एक मुसलमान कर लेना, तो इनका जो स्पेशलाइजेशन इन कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म, इस सरकार का स्पेशलाइजेशन है कम्युनलिज्म और कास्टिज्म में। अब वो कहते हैं आपका स्पेशलाइजेशन है भू माफियाओं को प्रमोट करना, जो जमीन अच्छी कल से ये हमारी, और वक्फ के बहाने भी यही कहा जा रहा है कि कोई रिटर्न में दस्तावेज नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, बस वक्फ की जमीन हो गई। आस्था जी, आपको याद होगा इस सरकार को आए हुए 7 साल हो गए, कांवड़ यात्रा में इस तरह का कभी हुआ था जिस तरह का भी इन्होंने किया है? कभी 7 सालों में नुजूल लैंड पे इस तरह कुछ हुआ था? कभी 7 सालों में वक्फ लैंड पे इस तरह कुछ हुआ था?
ये सारी जो सिस्टमेटिक जो प्रोसेस चल रही है आस्था जी, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, आप कह रहे हैं कि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से लिस्ट है जो एक एक करके बाहर आ रही है, कभी कांवड़ यात्रा के बहाने, कभी नजूर के बहाने, कभी वक्फ के बहाने। ये भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है और इस टूल किट के बहाने इनके जो भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन भूमाफियाओं की जमीन कब्जाना जो चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वक्फ लैंड की, नजूल लैंड की, नहीं वो जमीन किसी को थोड़ी जाएगी, जो इनके पीछे जो साजिश है इनकी है, वो तो सरकार की हो जाएगी। जिसके पास दस्तावेज नहीं है, सरकार का दावा है कि ये जमीन पे आपने कैसे कब्जा कर रखा है, आप दिखाइए डॉक्यूमेंट, अगर ये आपकी है, नहीं है तो वो तो सरकार के पास जाएगी, किसी और के पास ट्रांसफर होगी तो ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। हमारे बीच में डॉक्टर कासिम रसूल जी हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। डॉक्टर कासिम, आरोप पर्सनल लॉ बोर्ड पर यही लगता है कि आप लोग मुसलमानों के ही हक के लिए कभी खड़े नहीं होते। बदलते समय के साथ नियम, कायदे, कानून सबके लिए होने चाहिए, लेकिन आप लोग उल्टा भड़काने का काम करते हैं। अब जमीन का हिसाब मांग लिया तो आप कह रहे हैं अच्छा नहीं होगा ये। मेरी बात सुनेंगी, अपनी बात कहते रहेंगे। सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। हाँ, रखिए अपनी बात आप। हो गया सवाल पूरा आपका? हाँ बिल्कुल। मेरी बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड के बारे में जितनी बातें आपके तरफ से अब तक आई हैं या हमारे बीजेपी के आदमी ने कही, सब बेसलेस बातें हैं। वक्फ की जमीन सरकारी जमीन नहीं होती है। वक्फ की जमीन वो जमीन होती है जो किसी मुसलमान ने किसी वक्त में धार्मिक कामों के लिए या चैरिटी काम के लिए इंडोमेंट क्रिएट किया, वक्फ किया, वो वक्फ होता है। कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता होगा ना सर? हाँ, डॉक्यूमेंट सब होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ताजमहल का है, शाहजहां का साइन किया हुआ। बात सुनिए, आप दरमियान टोकी मत, मुझे बोलने दीजिए। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आप जो दलील दे रहे हैं ना उसको क्लियर करते चलें। आप कह रहे हैं कि किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान के कल्याण के लिए दी, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि कोई दस्तावेज है? मान लीजिए मेरे पास कोई जमीन का टुकड़ा है, मेरे अंदर बहुत बड़ा सेवा भाव है और मैं किसी गरीब मजलूम को उसके नाम करना चाहूं तो मुझे कोई कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी कि नहीं? या मैं चाहूं कि मेरे पड़ोसी की जमीन बड़ी अच्छी है, सेवा भाव से मैं उसे किसी को दान कर दूं, बोल दूं कि ये वक्फ की जमीन। मैडम आप ही बोलेंगी, ये बोलने देंगे मुझे? नहीं, आप सवाल का क्लैरिटी से जवाब दीजिए। फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? क्लैरिटी से जवाब दीजिए। आप मुझे ये बता रहे हैं कि वक्फ जिसे चाहे दान करे। मेरा सवाल आपसे ये कि वक्फ के पास वो जमीन आई कहां से? कोर्ट ने जब ताजमहल के लिए कहा कि आपको सिग्नेचर डॉक्यूमेंट लाइए, दस्तावेज आपके पास है कि क्यों ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप ये कहकर निकल गए कि सर्वशक्तिमान की थी। पूरी बेसलेस गुफ्तगू है। मैं ये बताता हूं, सब दस्तावेजात मौजूद है। बेसलेस गुफ्तगू आप कर रहे हैं क्योंकि आप असल मुद्दे से भाग रहे हैं। मैंने आपसे पूछा वक्फ के पास जमीन कहां से आई? रिटन डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है कि नहीं होता है? सुनने को तैयार नहीं है ना मैडम। मैंने कहा जमीन इस तरह से आती है, कोई आदमी, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट जो कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, किसी चैरिटी के काम के लिए जमीन को वक्फ करता है और वक्फ होने के बाद वो अल्लाह के नाम से वक्फ होती है। वो किसी की पर्सनल जमीन नहीं होती है, वो किसी गवर्नमेंट की जमीन नहीं होती है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ किया, अब वहां पे वो वक्फ बोर्ड के ताबे में जाता है। प्रॉपर्टी है सर, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास भी होना चाहिए ना। मेरा मूल सवाल बस यही है। बगैर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है, ये दस्तावेज है उनका, होना चाहिए कि नहीं दस्तावेज? सबके दस्तावेज मौजूद है, सबके दस्तावेज। ताजमहल के मामले में क्यों गच्चा खा गए? ताजमहल के मामले में सुनिए बात को। देखिए ताजमहल क्या है? ताजमहल बेसिकली वहां पे शाहजहां की, उनकी बीवी की कब्र है। तो कब्र होना, कब्रिस्तान होना, उस एतबार से उन्होंने दावा किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं दावा सही था या गलत था, लेकिन आप जो बात कह रही हैं, ये जो बात हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कही है कि पहले इतने थे, इतने बढ़ के, अरे भाई देखिए मस्जिदें बनती हैं, कब्रिस्तान बनते हैं, जैसी जैसी लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसी चीजें बढ़ती जाती हैं, तो वो अपने आप होती है। मंदिर भी बन रहे हैं, गुरुद्वारे भी बन रहे हैं, तो ये सब चीजें बढ़ती हैं। कब्जा करके बन रहे हैं? स्पष्ट करके चलिए ना, आरोप लगा रहे हैं तो खुलकर बोलिए ना, क्या वो कब्जा करके बन रहे हैं? कोई क्या उनको कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ता? और आप ये कह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करके हो रही है, आप साबित कर दीजिए ना किसी को। एक सेकंड, कानून किस लिए लाया जा रहा है? अधिकार किस लिए सीमित किए जा रहे हैं कि जहां ऐसा हो रहा है उससे बचा जा सके, जहां कागज पूरे हैं, जहां दस्तावेज पूरे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप यहां से बैठकर कहे कि मुझे पेरिस की वो जमीन जो है वो बहुत बढ़िया है, वहां पर जाकर कोई किला बना ले, मैं उसे वक्फ के नाम पे दान करता हूं, तो ये भला कहां का लॉजिक है? मालूम कुछ भी नहीं है, बेसलेस डिबेट कर रही है। आपको कुछ मालूम है? बेसलेस तथ्य दे रहे हैं आप। अब तक ये नहीं बता पा रहे कि जो दानदाता है उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं। होमवर्क कीजिए। यदि है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहने की क्या जरूरत है कि आप इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? डीपी शास्त्री जी तथ्य यहाँ पर यह आया है कि धार्मिक स्थल बनते हैं, मंदिर भी बनते हैं, गुरुद्वारे भी बनते हैं।
सब बनते हैं, देखिए, बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मैडम, ताजमहल की चर्चा आप कर रही हैं। ऋषि अंगिरस की तपोभूमि है ताजमहल, उन्हीं का क्षेत्र शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर पे जबरदस्ती बनाया गया। अब वक्फ बोर्ड की जो चर्चा हो रही है, इसमें किसी की संपत्ति अपना झंडा गाड़ दो, अपना जाकर के खड़ा कर दो और अपना हो गया। ना कोई कानून, ना कोई पेपर, ना कोई न्यायालय, सब जगह जबरदस्ती। आप देखिए, डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन पास आ गई। ये जमीन आई कहां से? ना कोई प्रमाण है, ना कोई कागज है, ना कोई पेपर है, हर जगह जबरदस्ती। किसी की चीज पसंद है तो चीज का इनको अपना है, वो मेरे को चाहिए। वक्फ बोर्ड ही करता है और इस पे कानून में संशोधन होना चाहिए। समय आया हुआ है कि इसमें संशोधन किया जाए और जो संविधान में इसका काम है उचित हो। और सबसे बड़ी चीज है, जिन गरीब व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती चीज दिया गया और अल्लाह के नाम पे दे दिया गया, ना देने वालों को पता है ना लेने वालों को पता है। इनकी अपनी जबरदस्ती जमीन सब मालूम है, आपको पता नहीं है सिर्फ। और लेने वाले के भी क्या है कि फिर अल्लाह के नाम हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की जमीन है, उसकी प्रॉपर्टी का पेपर है, उसके नाम से खेसरा खतियान है, इसमें ना कर। ठीक है डीपी शास्त्री जी। आनंद दुबे जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद मैं फरद साहब का रुख करूंगी। आनंद जी। नहीं, इन्होंने कहां कब्जा किया? अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले की बात है, तमिलनाडु के पूरे गांव पर दावा कर दिया। चंद्रशेखर स्वामी का 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको भी दावा कर दिया। आप गजब कर रहे हैं। 2000, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आस्था दिल्ली में 123 प्रॉपर्टियों को यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया और उसमें राष्ट्रपति भवन के अंदर की भी एक प्रॉपर्टी थी। कई बार तो मुस्लिम प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि संसद भी बनी हुई है वक्फ की जमीन पे। झूठ बोलते हैं ये लोग। हमारी सरकार ने उसको वापस लाने का काम किया। राष्ट्रपति भवन के अंदर की प्रॉपर्टी को यूपीए सरकार ने वक्फ के हवाले कर दिया था। अखबार में आप गूगल करके देख लीजिए। मतलब राष्ट्रपति भवन भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाए, संसद भवन भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाए, मंदिर भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाए। क्या मजाक है भाई? ठीक है। सूडान हो, ट्यूनीशिया हो, मिस्र हो, तमाम ऐसे मुस्लिम देश कहीं वक्फ नहीं है। भारत में ही वक्फ की प्रॉपर्टी है क्योंकि इनको जमीन कब्जा करना है। ये तो लैंड जिहाद है। ठीक है, सीधे फरद साहब वक्फ बोर्ड की बात करें। एक सेकंड मैं वापस आऊंगी डॉक्टर कासिम आपके पास। एक बार फरद साहब भी अपनी बात रख ले। फरद साहब, ये वक्फ बोर्ड की जमीन की बात करें हम, तो ये वक्फ का सिस्टम क्या है? वक्फ चल संपत्ति उसके अंतर्गत आती है। कोई भी मुसलमान चाहे तो धनराशि मतलब पैसे दान कर सकता है, मकान दान कर सकता है, जमीन दान कर सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि वक्फ के पास वो प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, उसका क्या रिटर्न दस्तावेज है और वो कहां दर्ज है? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। जो भी भारत में एक कण भी है, जर्रा जिसको कहते हैं, वो भारत की मौजूदा जो भी सरकार है उसका है। वक्फ बोर्ड मतलब कोई भी बंदा किसी भी जो जिसकी आगे खुदा की राह में या भगवान की राह में कोई कार्य करना हो, तो वो अपनी संपत्ति किसी ऐसे आदमी को दान पुण्य ना करके जैसे सभी लोगों ने बताया, वो अल्लाह की राह में दान कर देता है। यानी हमारे शहर में देखिए प्याऊ बन रहे हैं, तो प्याऊ व्यक्ति विशेष के नहीं है, ना सरकार के हैं, वो कुदरत को दान है कि कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन भारत में जो वक्फ संपत्तियां थी, मैडम मैं बताता चलो, रामपुर शहर में रहता हूं और बहुत बड़ा, क्योंकि ये नवाबों का शहर था, नवाबों ने बहुत संपत्तियां वक्फ की थी, लेकिन एक भी गरीब के पास एक गज जमीन नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो भी किसी गरीब और मजलूम के काम नहीं आ रही है? इस पर कुछ ताकतवर लोगों का कब्जा है और वो ही इधर उधर की हेर फेर कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर उनसे कोई हिसाब किताब ना मांगे। मुसलमान खामाखाई नाराज हैं। हम तो कहते हैं हम अपनी भारत की सरजमीन के लिए, अपनी सेना के लिए जिंदगी वक्फ कर देना चाहते हैं। आइए इस चीज पे डिबेट होना चाहिए। आज मुसलमान को समझदार मुसलमान बनना है। जो भी मेरे भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैठे हैं या दूसरे बैठे हैं, खमाखाई में आप लोग जो है वो लोगों को तालीम की तरफ वक्फ करने की बात करिए, रोजगार की तरफ।
करने की बात करिए, कहां पर संपत्तियों को लेकर बैठ गए। मैडम एक और बात बताता चलो, एक मेरे एरिया में एक थोड़ी सी एक मजार था, तो मैंने कहा केयर के लिए एक हम बोर्ड वो वाला कमेटी बनाना चाहते, और मैंने अपनी बीवी का नाम, अपनी पत्नी का नाम आगे किया, तो उन्होंने कहा ये नहीं बन सकती। तो लाजमी सी बात है कि जब महिलाओं को वक्फ बोर्ड में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बीबी से अपनी बड़ा हूं, हो सकता है मैं पहले वहां पर दुनिया से ये मुद्दा आपने उठाया है और इसकी चर्चा भी हो रही है। डॉक्टर कासिम, महिलाओं का तो कोई नामो निशानी नहीं है वक्फ में, कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, ना वो वहां कुछ बन सकती हैं, ना फैसले लेने में शामिल हो सकती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था बहुत स्तर पर डाला हुआ है महिलाओं को। देखिए, मैं आपसे पहले से कह रहा था कि आप पहले होमवर्क कर लीजिए। वक्फ बोर्ड कौन बनाता है? वक्फ बोर्ड मुसलमान नहीं बनाते, वक्फ बोर्ड स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है। और स्टेट की गवर्नमेंट, देखिए स्टेट की गवर्नमेंट जिन लोगों को नॉमिनेट करती है वो लोग वहां होते हैं। महिलाओं को कहीं से रोका नहीं गया है। आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए ना, क्यों नहीं नॉमिनेट करती? वो हमारे हाथ में है क्या नॉमिनेशन? आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ रुख मोड़ दे रहे हैं पूरी चर्चा का। आप ऐसे कर रहे हैं कि वक्फ जो कर रहा है या जो नहीं कर रहा है उसके पीछे राज्य सरकारें जिम्मेदार अरे हैं। मैडम, वक्फ बोर्ड बनाता कौन है ये बात गेम जो है वो राज्य सरकारों के पाले में डाल दी गई कि वक्फ मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। राज्य सरकारें बनाते हैं, वक्फ बोर्ड सरकारें बनाती है। और वक्फ बोर्ड में एक मेंबर पार्लियामेंट होता है, एक मेंबर असेंबली होता है, मुतवली हजरात होते हैं, कुछ उलमाए कराम होते हैं। तो खवातीन को नॉमिनेट करने से किसने रोका है? महिलाओं को नॉमिनेट करने से किसने रोका है? देखिए, अब इसीलिए नियम में परिवर्तन किया जा रहा है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, रुकावट ही नहीं है, और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा आप बताइए, ट्रिपल तलाक अगर नियम पहले से है तो मुझे बताइए ना, महिलाएं क्यों नहीं है बोर्ड के अंदर? ट्रिपल तलाक बोर्ड के अंदर, और सरकार के बारे में गेंद डालेंगे तो जब सरकार बना रही है बोर्ड तो सरकार उसका हिसाब भी मांगेगी, तो फिर परेशानी क्यों है आपको? अरे तो सरकार पूछे ना उनसे, स्टेट वालों से, कि आपने क्यों नहीं नॉमिनेट किया? वो पूछ रही है ना कि जमीन कहां से आई, उसका कागज लाइए, महिलाएं कितनी हैं, क्यों नहीं है, क्यों आप फिर इसका विरोध कर रहे हैं? इनसे पूछिए कि ट्रिपल तलाक को खत्म करने का हमने कानून बनाया, उसके खिलाफ आज तक है ये, इनको क्या समस्या है उसमें? कौन सा कानून बनाया आपने? क्या समस्या? ट्रिपल तलाक क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर? अरे आपने खवातीन के लिए बनाया वो, आपने तो खवातीन के लिए आजाद कर दिया कानून बनाकर। आपने विरोध किया या नहीं? मदरसों के आधुनिकीकरण का आपने विरोध किया या नहीं? पहली बात तो दुबे जी, आप पढ़े लिखे अगर आदमी सर्वे की बात करते हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए, तो आपने विरोध किया या नहीं? दुबे जी, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं मुस्लिम महिलाओं को डाटा हासिल कर लीजिए, ज्ञान हासिल करने की जरूरत है, सिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जिसके प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे कि वक्फ की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब अगर मांगा जा रहा है उसी सरकार द्वारा, जिसे आप कह रहे हैं कि वही बोर्ड को बनाती है, तो उसमें गलत क्या है? महिलाएं उसके अंदर क्यों नहीं है? अगर उसकी व्यवस्था की जा रही है तो फिर विरोध क्यों है? व्यवस्था करने के लिए मैडम आप स्टेट गवर्नमेंट से कहिए कि खवातीन, मतलब वक्फ बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं है ना इससे? कानून में कोई वक्फ बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं है ना महिलाओं से? बिल्कुल नहीं है, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? यही तो नियम के थ्रू लाया जा रहा है। नियम के आने से चीजें हर किसी को माननी पड़ेंगी, हर जगह रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो फिर आप नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बातों में फंस रहे हैं डॉक्टर कासिम। एक सेकंड बोलिए। फंस रहे हैं मैडम, देखिए संशोधन की जरूरत नहीं है। आप जो है स्टेट गवर्नमेंट से कहिए कि आप महिलाओं को नॉमिनेट कीजिए, नॉमिनेट हो जाएंगी। जब अगर आप तैयारी चल रही है ना, इसमें जो संशोधन है उसी का एक हिस्सा है महिलाओं को लेकर, तो उसको कानून को बदलना सुनिश्चित करने को लेकर। फिर क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है? फरद साहब। आस्था जी, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में जो भी मुतवल्ली होता है और वक्त से पहले अगर वो मर जाता है तो फिर उसकी महिला को वहां से जो उसको मजार में रहने की व्यवस्था होती है उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा मर्द मुतवल्ली वहां पर उसको मतलब रख दिया जाता है, और हुआ होता ऐसा है कि वो महिला जो उस मजार की खिदमत करके घर चला रही थी, उसको दर की भीख मांगना पड़ती है। और एक और बात बताता चलूं कि 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी रामपुर में, जिसको बड़े लोगों ने, जिसको यहाँ के, मैंने कहना चाहिए जो नवाब टाइप लोग हैं, उन्होंने उसके बाप काट कर वहां टुकड़े टुकड़े करके प्लॉटिंग करके 5 रुपए की रिसिप्ट देते हैं ये 1 महीने के किराए की,
और 15-15 लाख में बेच दिए हैं वो सब, इसकी जांच होना चाहिए। मैं बहुत दिल से मतलब इस चीज का स्वागत करता हूं। अगर कोई भी मुसलमान, कोई उलेमा इस चीज का विरोध करता है तो पहले वो सोचे कि उसने सरकार, कुल मिलाकर बोर्ड है तो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सबके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, अतिक्रमण बंद होना चाहिए, और इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है, इसीलिए ये संशोधन जो है इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार अब वक्फ कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है और उनका उद्देश्य है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर नॉमिनेट करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाए। कोई भी प्रॉपर्टी उसको वक्फ की बता देना। सरकार ने कानून में 40 बदलावों का प्रस्ताव रखा है। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है और वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित की जाएं। बोर्ड की संरचना में भी परिवर्तन का प्रस्ताव है जिसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, लेकिन इस पर अब सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।